तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर अ कांस्टेंट पावर k। ठीक है, मतलब पावर तो हमें दी हुई है, ठीक है ना। तो पावर तो आपके पास होगी कितनी, p इज इक्वल टू k। ठीक, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है भाई, देखो भाई पावर, पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, F इंटू वी आप लिख सकते हो, हाँ या ना। या फिर आप पावर को ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ वर्क डन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे फॉर्म में कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा। तो मैं अगर पावर को लिखता हूं कितना, F इंटू वी लिख सकता हूं, F इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मास इंटू एक्सलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो dv ओवर dt, तो आप लिख सकते हो m dv ओवर dt इंटू वी इज इक्वल टू के। तो ये आ जाएगा आपके पास m v dv इज इक्वल टू के dt। सिंपल आप इंटीग्रेशन करोगे तो m v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के टी। तो यहां से v की क्या वैल्यू आएगी, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 KT अपॉन m रूट, ये आ गई। ठीक है, फोर्स पूछा है ना हमसे, तो फोर्स का फॉर्मूला तो F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि m dv ओवर dt, ये आपके पास है। ठीक है, बस सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो, आ जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू m, डिफरेंशिएट किसको करना है, तो भैया करना है अंडर रूट 2 KT अपॉन m को, सही है, m। अब देखो जो कांस्टेंट है पहले उन्हें बाहर निकाल दो, तो अंडर रूट 2 KM तो कांस्टेंट है, बचा क्या है, तो सिंपल t की पावर हाफ, यही तो हो गया। अब देखो रूट ए की सभी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आएगा अंडर रूट 2 KM, क्योंकि रूट टाइम्स कट जाएगा और t जो आपके पास है तो पावर आगे एक कम, ये आपके पास हो जाएगा हाफ माइनस 1। तो अंडर रूट 2 KM डिवाइड बाई 2, और t की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। तो ये आपके पास आ गया। अब देखो आपके पास इसे चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो KM डिवाइड बाई 2, तो रूट से रूट कट जाएगा इसका एक, यह तो ना, अगर देखो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा, एक तो बचेगा ना। तो ये आपका प्यारे बच्चों फोर्स आ गया। ठीक है, इतनी बात। फोर्स अंडर रूट KM/2 और t की पावर माइनस हाफ। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, देखो कौन सा ऑप्शन है, तो भैया KM/2, तो ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, आसान था। देखो बेसिक चीजें ध्यान रख लो, पावर थी तो पावर सुनते ही दिमाग में क्या आता है, रेट ऑफ वर्क डन या F इंटू वी, दोनों आपसे कर सकते हो। तो मैंने लिखा F इंटू वी, और F मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन होता है dv ओवर dt। क्लियर है इतनी बात, चलो। कह रहा वन कुली takes 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meter, but the second कुली takes 30 seconds to raise the same suitcase to same height. The power of the इतना। देखो बच्चों, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पावर है क्या, तो पावर का सिंपल सा मतलब है रेट ऑफ वर्क डन। ये तो होता है P इज इक्वल टू W, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, ये आपके पास है। और अगर मैं यहां इस क्वेश्चन में वर्क डन की बात करूं, देखो सेम सूट केस है और हाइट भी क्या है, सेम है, यानी कि फोर्स और हाइट दोनों चीजें सेम है, यानी कि वर्क डन की अगर बात करें तो mgh दोनों के लिए सेम होगा। ये चीज तो दोनों के लिए कैसी है प्यारे बच्चों, सेम हो गई। अब ये सेम है तो मैं कह सकता हूं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, टाइम, टाइम के उल्टा है। तो अगर मैं कहूं P1 अपॉन P2, तो आपका हो गया T2 अपॉन T1। अब टाइम को देखो, अब टाइम की बात करें तो पहले वाले में कितनी मिनट है, एक, तो दूसरे वाले में कितनी है, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड डिवाइड बाय 1 मिनट में 60 हो गई, तो आपके पास आ गया हाफ। आ गया हाफ, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, तो डी ऑप्शन। कोई दिक्कत है ही नहीं, आसानी से कर लिया। चलो भाई, अगला क्या कहता है, एन इंजन पंप वाटर थ्रू ए hose pipe, water passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है, चलो भाई v आपके पास हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर इन द पाइप, मास पर यूनिट लेंथ हमें दी हुई है 100 किलोग्राम पर मीटर
पावर पूछी है, तो पावर हमारे पास P इज इक्वल टू एफ इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है। इतनी बात होगी। अब देखो हमें तो दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, तो मैं क्या करूं, अगर प्यारे बच्चों मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, देखो ये m है, m अपॉन एन, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी और लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, देखो लेंथ से मल्टीप्लाई, बस ये हो कि ये मेरे पास है, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप फिर से वेलोसिटी लिख सकते हो, तो m बाई एल वी क्यूब हो जाएगी पावर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक। अब रख दो वैल्यू, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है 100 और वेलोसिटी कितनी है 2, तो आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 800 वॉट, ये आपकी पावर आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, चलो भाई ये आ गई आपके पास, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक छोटा सा स्टेप ध्यान रखना कि लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड करी है और कुछ नहीं किया। ये छोटी सी बात है जो आप याद रखोगे, याद रखोगे तो देखो क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं तो भैया फिर क्वेश्चन आपका नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, चलो भाई 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। देखो भाई पावर, पावर क्या थी, तो पावर का सिंपल सा हमारे पास है रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है भाई ये हमारे पास है, और वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। फोर्स तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया आपके पास, और ये हो गया ds ओवर dt। अब देखो डिस्प्लेसमेंट है तो उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो वेलोसिटी ही तो मिलती है, तो आप डिफरेंशिएट कर दो इसको 2t-1 को, तो देखो फोर्स आपके पास 5 और डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, ये तो ये हो जाएगी पावर कितने प्यारे बच्चों 10 यूनिट, आपकी SI यूनिट जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो सिंपल 10 यूनिट हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल। देखो डिफरेंशिएशन टी का क्या होता है 1, सीधी सी बात, देखो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के हर बार याद रहनी चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो दिक्कत तो होनी ही है, ठीक है ना। ये एक छोटा सा फॉर्मूला देखो कितनी बार यूज़ होता है, पर आप याद नहीं करके दे रहे, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, cell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:1, ठीक है भाई। और if 3 fragments having equal masses fly off align mutually perpendicular direction with speed v, ठीक है, the speed of the third element is, देखो बच्चों आपके पास 3 ये समझ लो कि आपके पास जो 3 हैं, 3 फ्रेगमेंट्स हैं, उनके मासेस का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर मैं जो मास है सेल का वो हमारे पास m है, तो अगर मैं m1 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4 और 1 5, मतलब 2/5 m, यानी कि 0.4 m हो जाएगा। m2 भी इतना ही रहेगा 0.4, और जो m3 है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 0.2 m, ठीक है, तो मास आ गए, ठीक है। उसने बोला द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक अगर मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है x में, ठीक है, और जिसका मास m1 है, एक दूसरा है जो बिल्कुल इसी के मास के बराबर है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है m2, और तीसरा मान लेते हैं किसी थर्ड डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन में मान लो कि वो इधर जा रहा है m3। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने एक को x में और एक को मैंने y में माना हो, किसको, जिनके मासेस सेम है, तो इनिशियली तो देखो रेस्ट में है, ये बात तो क्लियर है, इनिशियली कैसे है रेस्ट में, और तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। फाइनल की अगर मैं बात करूं तो देखो जिसका मास है 0.4 m, उसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान ली है, वो दे रखी है हमें v, ठीक है भाई, तो वी आई कैप, दूसरे की भी यही रहेगी 0.4 m, उसको मैंने j कैप मान लिया, जो थर्ड है जिसका मास 0.2 है उसकी वेलोसिटी को मैं v1 वेक्टर ले रहा हूं। और आपको तो पता ही है प्यारे बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, p इनिशियल 0 है, तो 0.4 m ये आपके पास हो गया v आई कैप प्लस के 0.4 m v j कैप
प्लस के 0.2m v1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से अगर मैं 0.2m ये v1 वेक्टर है इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.4m v आई कैप माइनस के 0.4m v जे कैप। इस पूरे में से अगर मैं प्यारे बच्चों 0.2m कॉमन ले लूं तो यहां क्या आएगा 2 माइनस का 2 v आई कैप माइनस का 2 v जे कैप, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इसका तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर यानी कि प्यारे बच्चों 8v स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2√2v। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया उस वेलोसिटी का जो आपका थर्ड पार्ट है। तो क्या हो गया, ये 2√2 हो गया। ठीक है ना, कितना 2√2। देखो कोई ऑप्शन है, हाँ जी बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मदद से सोल्व किया। पक्का बढ़े आगे, चलो भाई। अब मास m, ठीक है, मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक मास m है जो एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये रहा आपका मास m जो जा रहा है किधर, एक्स एक्सिस में v वेलोसिटी से, एंड स्ट्राइक टू मास ऑफ 3m मूविंग वर्टिकली। एक मास है 3m जो किधर जा रहा है भैया, वर्टिकली 3m है, वर्टिकली वेलोसिटी उसकी है 2v। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ये हमसे पूछा गया। देखो जब दोनों, उसने बोला कि उन दोनों की मिला के क्या वेलोसिटी होगी, तो देखो अगर मैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाता हूँ, ठीक है, तो कितना रहेगा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। उन दोनों की उसने बोला द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन दोनों की कितनी होगी। तो देखो इनिशियल तो आपके पास है m v आई कैप, 3 2 हो जाएगा 6 6 m v जे कैप, और फाइनल मान लो आप प्यारे बच्चों v1 वेक्टर मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ से देखो आप चाहो तो m, और m तो कॉमन ही आ जाएगा, m कॉमन लेके उसे उड़ा दो, ठीक है ना। तो m कॉमन लोगे, अंदर बचेगा v आई कैप 6v जे कैप इज इक्वल टू 4m v1 वेक्टर। तो m तो उड़ गया, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका v/4 आई कैप 6v/4 जे कैप, इसे भी उड़ा दो, ये 2 और ये 3 हो गया। तो आपके पास v1 वेक्टर हो गया v/4 आई कैप प्लस 3/2 v जे कैप, ये आपके पास हो गया। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो b/4 प्लस 3/2 v जे कैप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से देखो, जल्दी बता दो, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भाई देखो ये दिमाग में रखना कि भाई एक्स एक्सेस है तो आप उसका यूनिट वेक्टर क्या लेते हो एक्स एक्सेस की डायरेक्शंस में, आई कैप। छोटी छोटी बातें हैं, आपको वैसे तो याद होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वाई एक्सेस में आप क्या लेते हो, जे कैप, और जेड एक्सेस में आप क्या लेते हो, के कैप। ये याद रखना, ठीक है ना। ये आपके कितने होते हैं, म्यूचुअली यूनिट वेक्टर्स हैं इन तीनों एक्सिस के, ठीक है ना। इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कह रहा है बॉडी ऑफ मास m 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 2m। ठीक है भाई, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। देखो बच्चों छोटा सा फॉर्मूला है, पहले तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। याद रखना, देखो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्रैक्शन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, फ्रैक्शन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी। याद रखना इस फॉर्मूले को, कोलाइडिंग। वैसे फॉर्मूला तो इतना भाई बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना है आपको, क्या होता है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। याद रख लेना कि 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। कितनी लॉस ऑफ एनर्जी वो निकालने के लिए, देखो एक मास कितना है तो 4m है, तो 4 इंटू 4m। दूसरा मास कितना है तो भैया 2m है, और नीचे हो जाएगा 4m प्लस 2m का स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ गया, 4 4 16 इंटू 2 हो जाएगा 32m स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 36m स्क्वायर। तो m स्क्वायर तो चले गए, और भैया 2 से चला जाएगा, वो 4 से काट दो उसको, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 8/9। कोई है क्या ऑप्शन,
हाँ जी ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो हो तो आप बताओ, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of lighter block is v, then the value of coefficient of restitution. चलो भाई, तो पहले बात हम इसकी कर लेते हैं, coefficient of restitution की। देखो बच्चों, अगर देखा जाए तो मोस्टली जितने भी रियल कोलिजन हैं, ना तो वो परफेक्टली इलास्टिक हैं और ना ही वो परफेक्टली प्लास्टिक हैं। वे जो होते हैं वो पार्शली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो जो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो आपको ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक नंबर समझ लो आप, 0 से 1 के बीच का एक नंबर है जो आपको इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन के बारे में बताता है। किसके बारे में? इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इस हम ई से तो डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्योंकि देखो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक तो है नहीं, जो उसकी सेपरेशन और अप्रोच की जो स्पीड है वो इक्वल हो। क्योंकि क्या होता है, थोड़ी बहुत तो देखो काइनेटिक एनर्जी में कमी होती है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ सेपरेशन इज लेस देन द स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है ना? तो अगर मैं बात कर रहा हूं उसके रेशियो की, तो आप क्या लिखोगे? रिलेटिव वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आपके पास रहेगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलो भाई, इतनी बात तो क्लियर होगी। छोटी छोटी दो बातें और याद रख लो कि देखो अगर ई की वैल्यू आपकी, बात ध्यान रखना, देखो वैल्यू ये, अगर ई की वैल्यू आपकी 1 है तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अगर ई की वैल्यू 1 है तो कैसा है आपका? इलास्टिक, परफेक्टली। अगर ई की वैल्यू प्यारे बच्चों आपकी 0 और 1 के बीच में है, या पहले 0 ले लेते हैं, अगर 0 होगी तो प्यारे बच्चों परफेक्टली ये आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, इतनी बात। और अगर किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो प्यारे बच्चों ये आपका इन इलास्टिक है। ठीक है, कैसा है? इन इलास्टिक। और अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो ये प्यारे बच्चों आपका सुपर इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है बच्चों, इतनी बात। तो मैंने क्या बताया, अगर ई की वैल्यू कितनी आ गई है प्यारे बच्चों, आपकी 1 आ गई है तो ये आपका इलास्टिक है। 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, 0 और 1 के बीच में है तो ये इनइलास्टिक है, और ग्रेटर देन 1 आ गई है तो ये आपका सुपर इलास्टिक है। देखो इलास्टिक कोलिजन होता क्या है भाई? जिसमें कोई भी लॉस ना हो काइनेटिक एनर्जी का ड्यूरिंग कोलिजन प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन के अंदर ना प्यारे बच्चों मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं होती हीट, लाइट या साउंड की फॉर्म में। ठीक है, इनइलास्टिक में क्या है, थोड़ी बहुत आपका जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का होगा। उसमें मोमेंटम तो कंजर्व है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी थोड़ी बहुत कन्वर्ट हो जाती है हीट, लाइट या साउंड की फॉर्म में। अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक की बात करूं तो इसमें होता क्या है कि दो बॉडी टकराती हैं और टकराने के बाद एक साथ चिपक के फिर चलना शुरू होती हैं, कॉमन जुड़ के चलने लगती हैं। ठीक है ना? तो इस कोलिजन के अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉसेस होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है ना? और सुपर इलास्टिक की अगर मैं बात करूं कि सुपर इलास्टिक क्या है, तो सुपर इलास्टिक में प्यारे बच्चों ऐसा कोलिजन जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नजर आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? ये बात चीज़ ये याद रखना है, छोटी छोटी बातें लेकिन आपको याद होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो चलो भाई अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, अप्लाई कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो देखो भाई, अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो आपके पास जो ब्लॉक 4m वाला है उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो m इंटू वी होगा, क्योंकि 4m वाला तो रेस्ट में है, वो चल ही नहीं रहा है, और टक्कर के बाद 4m तो चल पड़ा है लेकिन ये वाला रेस्ट में आ गया है।
यही तो हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास v डैश की वैल्यू प्यारे बच्चों v/4 आ जाएगी। तब ऐसे समझो, देखो ये दो ब्लॉक थे, ये आपका मान लो एक ब्लॉक ये है, इसका मास मान लो m है, ये 4m है, तो ये आ रहा है v से। टक्कर के बाद क्या हुआ, ये चीज रेस्ट पे हो गई और ये आपका जो 4m वाला था वो चलने लगा, किस वेलोसिटी से, v/4। तो जो अगर मैं e की वैल्यू निकालूं तो वो क्या क्या रेशियो था, देखो रेशियो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब जो सेपरेशन होगा ना प्यारे बच्चों, वो इसी से तो हो रहा होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v/4, और अप्रोच क्या थी, वो v थी। भाई अप्रोच क्या होती है, शुरू में जो होगा इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तभी तो अप्रोच होगा। और सेपरेशन तभी होगा जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो और इसकी कम हो। क्लियर है। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ गई v/4 और अप्रोच थी v, तो v से v कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/4, मतलब 0.25। तो e की वैल्यू प्यारे बच्चों आपकी आ गई है 0.25। तो ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड एंड -0.3 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन टू वेलोसिटी ऑफ वी एंड आफ्टर द कोलिजन। देखो बच्चों, छोटी सी बात याद रखनी है, अगर कभी भी दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस सेम है, उसने बोला ना आइडेंटिकल है, मासेस क्या है प्यारे बच्चों, सेम है, और जब वो टकराते हैं तो टकराने के बाद ना बच्चों वो अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये ध्यान रखना। कैसे समझो कि अगर मान लो ये आपके पास m1 है जिसकी वेलोसिटी v1 है, या कुछ आप u1 मान लो, चलो छोड़ो, कोई चलो कुछ जो भी आपका मन करे। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस, देखो इसका मास भी m है और इसका मास भी m है और इसकी वेलोसिटी मैंने ले ली v2। तो जब टक्कर होगी ना प्यारे बच्चों इनमें, तो ये अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि इसकी वेलोसिटी तो v2 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आ गई। तो क्या याद रखोगे, अगर दो इक्वल मासेस हैं और कोलाइड करते हैं तो वो वेलोसिटी अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं आफ्टर कोलिजन। अब देखो यहाँ ए की वेलोसिटी क्या थी 0.5, तो अब वो किसकी हो जाएगी, वो बी की हो जाएगी, और बी की क्या थी -0.3, तो वो यह ए की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो क्या कर लेते हैं, वो अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं, याद रखना। तो भैया आंसर क्या हुआ, जल्दी से बता दो कि आंसर क्या है आपका। दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी। देखो एक्सचेंज कर लेना, ए की वेलोसिटी होगी -0.3 और उसकी हो गई +0.5। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो देखो आप बताओ, जल्दी बताओ, वरना तो आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। चलो भाई एक बुलेट आपके पास है, ये मान लो आपके पास बुलेट हो गई जिसका मास आपके पास है 10 ग्राम, मूव कर रही है प्यारे बच्चों 400 मीटर पर सेकंड से। स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विच इज सस्पेंडेड बाई, चलो भाई पहले सस्पेंडेड कर देते हैं इन भाई साहब को, ठीक है ना। ये हो गया, मान लेते हैं एक ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया ओके, जिसका मास 2 kg है। बहुत अच्छी बात, लाइट एक्सपीरियंस से, ठीक है। इसकी लेंथ हमें दे रखी है 4 मीटर। एज अ रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू राइज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर की हाइट पर ये चला गया है। ओके ओके ओके, मतलब कि ऐसा समझ लो कि अब ये जो पहले यहाँ पर था, अब कहीं यहाँ मान लो ये आ गया, कितनी हाइट ऊपर चला गया है, तो भैया ये आपका 10 सेंटीमीटर चला गया। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट अगर चाहो तो 0.1 मीटर आप बोल सकते हो, इतना ऊपर चला गया है। और जो बुलेट की वेलोसिटी है उसने क्या बोला है, द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बुलेट द ब्लॉक, ठीक है भाई, ये मान लेते हैं बुलेट और इसकी वेलोसिटी को मान लो v। इतनी बात क्लियर होगी। क्या हुआ समझ में आ रहा है कि भाई एक ब्लॉक है जो एक क्या नाम स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, आपने बुलेट मारी, बुलेट उसमें गई, उसकी कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करी, वो 10 सेंटीमीटर तक गया, बुलेट बाहर निकल गई, यही तो कहानी चल रही है। अब देखो सिर्फ आप अगर ब्लॉक को देखो तो ब्लॉक का क्या हुआ,
ब्लॉक में क्या हुआ कि ये बुलेट आ रही थी, बुलेट टकराई इससे, बुलेट ने इसको क्या प्रोवाइड करी, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल में। तो अभी मैं सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ओनली फॉर ब्लॉक। अगर ब्लॉक के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं तो देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में जा रही है, पोटेंशियल में, यानी कि हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, एम जी एच हो जाएगा। तो एम से तो एम उड़ गया ना, तो V1 आ जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट टू जी एच, हाँ या ना। जी की वैल्यू आपको है ही पता 10 और हाइट पता है 0.1, तो आंसर सिंपल आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बुलेट इससे टकराई तो बुलेट ने इसको √2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, क्योंकि देखो दोनों की स्पीड तो आ गई है ना, ठीक है। चलो भाई, अब हम करते हैं अपना यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात कर रहा हूं इनिशियल, देखो क्या वेलोसिटी है। तो इस बुलेट का जो मास है वो तो 10 ग्राम है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 400 है। तो भैया मास आपके पास हो गया कितना, 10 ग्राम है, तो भैया डिवाइड तो करना पड़ेगा ना 1000 से, और 400 इसकी है। ठीक, कितनी बात। अब फाइनली बात करते हैं, जैसी ब्लॉक को उसने टकराया, ब्लॉक का जो मास है वो कितना है भैया 2, और वेलोसिटी कितनी है √2, तो 2 इंटू √2, और बाद में भैया 10/1000 बुलेट, और बुलेट की स्पीड को मैं v मान लेता हूं, तो इसके 3 जीरो तो उड़ गए, ठीक है ना। अब आपके पास क्या हो गया, तो आपके पास आ गया 4 माइनस 2 √2, तो ये हो गया, और ये हो गया 0.01 v। तो v की वैल्यू प्यारे बच्चों 4 माइनस 2 √2/0.01 आ गई, यही तो आ गई। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग ना प्यारे बच्चों ये 117.15 आता है, जिसे मैं अप्रोक्स 120 मीटर पर सेकंड तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो ऑप्शन पे भी तो ध्यान देना है ना। तो ये ऑप्शन ऐसे दिए हैं 100, 120, 80 और 160। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन हुआ वो लगभग 120 मीटर पर सेकंड हो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करा, कि भाई एक ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, उस पर हमने बुलेट को फायर किया, बुलेट उससे टकराई, बुलेट ने उसे वेलोसिटी दी, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाते हुए कहीं ना कहीं तो रुका, उससे हमने उसकी वेलोसिटी निकाली, फिर सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के इसे सोल्व कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई, कह रहा टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, ठीक है। ऑन कॉलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर absorbing energy. If final velocities of the particle v1 and v2 then must be, देखो बच्चों, अगर हम इन सब की बात करें कि आपके पास देखो एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ये आपको लिख लेना, यहाँ पर मिसिंग हो गई, एब्जॉर्बिंग एनर्जी को ई मान लेना, ठीक है ना। तो देखो हो क्या रहा, दो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज आपको दी रखी हैं। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करता हूं, किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो उसमें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपके पास देखो जो नीचे दिए हुए हैं उसमें सब एनर्जी की टर्म दिख रही होंगी। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूं, पहले टोटल इनिशियल एनर्जी देखें, टोटल, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती ही है, टोटल इनिशियल एनर्जीज की बात करते हैं, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, हाँ या ना, वो कौन सी हो जाएगी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये हो गई। अगर मैं बात करता हूं फाइनल टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल, तो अब देखो, अब एक चीज सोचने वाली है आपको, देखो वेलोसिटी तो है ही हमारे पास, उसने और इतनी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किया, तो वो भी तो लेनी पड़ेगी भैया आपको, हाफ m1v1 स्क्वायर तो और हाफ m2v2 स्क्वायर तो लेना ही है प्यारे बच्चों। उसके साथ साथ आपको ये एब्जॉर्बिंग एनर्जी भी तो लेनी है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो रहेगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई एनर्जी रेस्ट हो या आप उसे क्रिएट कर रहे हो, नहीं, वही एनर्जी आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो। क्लियर होगी बात, तो भाई आप सिंपल आप कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, हाफ m1u1 स्क्वायर हो गया, फिर दूसरा हो गया आपके पास हाफ m2u2 स्क्वायर हो गया, अगला हो गया हाफ m1v1 स्क्वायर हो गया, हाफ
m2v2 हो गया प्लस ई। अब ऑप्शन देखो, जो ई है वो अच्छा यू की साइड में है। चलो मैं अगर ई को इधर भेज दूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस ई इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस के हाफ m2v2 स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, फटाफट देखो कौन सा ऑप्शन है। तो भैया सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमने यूज किया, सिंपल। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, लूजेस 50% ऑफ एनर्जी इन कोलिजन, रीबाउंड्स द सेम हाइट। अच्छा भाई देखो ऐसा है कि ये मान लेते हैं भैया अपना ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और यहां से एक बॉल को फेंका गया है, फेंका जा रहा है, छोड़ा नहीं, ध्यान रखना। उसकी वेलोसिटी v नॉट है और जो ये हाइट है वो h है। ठीक, अब मैंने क्या करा, जैसे ही ये टकराने वाली है, अभी टकराई नहीं है, टकराने वाली है, टकराने वाली है, तो मैंने इसकी वेलोसिटी को, अभी टकराई है तो उस वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, v क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद व्हिच इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ सिंपल एनर्जी का यूज करेंगे। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल, दोनों एनर्जी है या नहीं, हाँ। तो मैं अगर लिखता हूं हाफ m v0 स्क्वायर प्लस mgh, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है ना, तो mgh इज इक्वल टू, यहां पर देखोगे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, तो देखो m तो चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा v स्क्वायर, ठीक है ना, v0 स्क्वायर प्लस gh, और हाफ तो देखो अभी है ही, तो ये 2gh हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो एक इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ ऐसे, वी स्क्वायर माइनस के v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये आ गया। इसको अभी है इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या करा भाई, ये करा है कि अभी जो हमने बॉल को यहां से फेंका था यहां तक, तो उसमें क्या वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकरा रहा, बस ये निकाल रहे हैं। अब देखो टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद उसने 50% ऑफ एनर्जी को लूज कर दिया, तो बची कितनी 50। अब वो 50% एनर्जी उसकी कहां जाएगी, अब वो टकराने के बाद कह रहा है ना कि टकराया और टकराने के बाद फिर भी उसी हाइट तक पहुंचा है, तो कहने का मतलब है जो यहां पर इस टाइम अब इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ठीक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, और ये जो एनर्जी है वो इस एनर्जी का 50% है। बता रहा है क्वेश्चन कि 50% तो लॉस ही हो गया। चलो भाई, तो 50% लॉस हो गया है किसका, हाफ mv स्क्वायर का 50% लॉस हो गया है, और वो जो गई है वो उड़ के पहुंच गई mgh। सही है, तो भैया 50 से ये चले गए आपके 2, m से m चला गया, तो v की वैल्यू आ जाएगी, v स्क्वायर आ जाएगा 4gh, यानी v स्क्वायर सिंपल आपका 4gh हो गया। अब आप क्या करो, अब आप प्यारे बच्चों जो आपके पास इसे इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए 2 मान लो, जो पहली इक्वेशन आई थी उसमें v की वैल्यू को रख दो, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4gh माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v0 स्क्वायर आ जाएगा सिंपल 2gh, यानी कि v0 की वैल्यू प्यारे बच्चों 2gh। तो अब आपके पास देखो 2 है, g की वैल्यू 10 है, हाइट बताओ जल्दी से 20 है, तो ये आ गया आपका 400, यानी सिंपल आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। एक बार और सुनो, क्या था कि भाई एक बॉल है जिसको यहां से फेंका गया है, किस वेलोसिटी से, v0 से जाके टकराने वाली है, उसकी वेलोसिटी मान ली v। ठीक, अब टकराने के बाद वो देखो, ध्यान रखना, जो काइनेटिक एनर्जी यहां थी उसकी आधी एनर्जी यहां है, वही एनर्जी उसकी प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जा रही है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, सोच लो एक बार। चलो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कि ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v। ठीक है भाई, एक ब्लॉक आपके पास है प्यारे बच्चों जो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v से आगे बढ़ो, इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास m विच इज इनिशियली एट रेस्ट।
शुरू में ये रेस्ट में है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इनिशियल डायरेक्शंस, जो आपकी इनिशियल डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, ये इस डायरेक्शन के थीटा एंगल बना के ये इधर चला गया। ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका, ठीक, और इसकी जो वेलोसिटी थीटा एंगल से चला गया, बहुत अच्छी बात है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो प्यारे बच्चों v/3 है। तो सेकंड ब्लॉक स्पीड मान लेते हैं कि भाई सेकंड किधर चला गया, इधर चला, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना भाई। ये आपका प्यारे बच्चों सेकंड हो गया, ये चला गया ब्लॉक जिसका मास तो m है, लेकिन मैं इसकी वेलोसिटी को v डैश मान रहा हूं। सिंपल, क्या कह रहा है कि दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक आपका रेस्ट में है, दूसरा मूव कर रहा है, उससे टकराता है और दोनों किसी एंगल पर चले जाते हैं। तो सिंपल आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करो, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो इनिशियल एनर्जी, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन है, लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, शुरू के जो ब्लॉक है उसकी एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बाद जो हो गई उसकी वेलोसिटी हुई थी हाफ एम v/3 का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। देखो हाफ एम तो सबका चला गया, तो आ गया वी स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर बाई 9 प्लस वी डैश का स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बी स्क्वायर बाई 9, ये आ गया। चलो भाई वी डैश की वैल्यू अब आपके पास सीधी सीधी हो जाएगी √8v²/9, 8 को तो आप लिख सकते हो 2√2v/3, सिंपल वी डैश आ गया। चलो भाई, तो बी डैश की वैल्यू तो आ गई 2√2v/3, तो ऑप्शन आपका हो गया प्यारे बच्चों सिंपल ए ऑप्शन आपका है। कोई दिक्कत हो देखो बताओ, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया इतना हार्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है, नहीं, हार्ड कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं भाई, हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है, टू स्पेयर्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 respectively collide. A is at rest initially and after collision B has a velocity v/2 in a direction perpendicular to original direction. The mass A move after collision in the direction. चलो भाई देखो, आपके पास प्यारे बच्चों ये मान लो आपके पास एक स्फेयर हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए स्फेयर, ठीक है। एक दूसरा स्फेयर है प्यारे बच्चों, ये दूसरा स्फेयर है जिसको मैंने m2 नाम दिया हुआ है, और ये मास इसका m2 है और ये v वेलोसिटी से मूव करता है। ये बिफोर कोलिजन बात हो रही है, क्या है, अभी टक्कर नहीं हुई है, ठीक है ना। और टक्कर के बाद उसने बोला है कि जो m2 होता है, मान लो अभी आपकी दो डायरेक्शंस मेंशन कर लेते हैं, ये आपकी y हो गई और ये आपकी x हो गई, दो डायरेक्शन हो गई। तो उसने कहा कि जो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की बात होगी तो इसमें होगा, ये आपका हो गया m2 वाला यानी कि b, इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है प्यारे बच्चों वो आपको कितनी दे रखी है v/2, ये आपके पास है। और दूसरा मान लो इस डायरेक्शंस में चला जाता है इधर, ठीक है ना, ये वाला हो गया जो आपका क्या है प्यारे बच्चों a है जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी को v डैश मानते हैं और किसी एंगल थीटा पर जिधर आपका मन करे उधर ले लो, ठीक है भाई, बिफोर कोलिजन, और ये प्यारे बच्चों आपका आफ्टर कोलिजन है, ठीक है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ बच्चों ध्यान देना, दो डायरेक्शंस हैं एक्स और वाई, तो दोनों में अलग अलग आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना पड़ेगा। तो भाई पहले लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है इतनी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में ले रहे हो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई। हम अगर मोमेंटम हम ले किसकी ओर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। चलो भाई अब एक्स एक्सिस में बताओ आप, पहले क्या है, ये तो रेस्ट में तो इसका तो कोई नहीं होगा, बस इसका होगा, तो कितनी वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, इसकी v है और इसका मास कितना है m2, ठीक है भाई। तो लीनियर अब वो क्या नाम इनिशियल हो गया m2 इंटू वी। अब इसके देखो कंपोनेंट जब आप करोगे इसके, तो इसका एक कंपोनेंट इस वाले का इधर जो कंपोनेंट होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा v डैश कोस थीटा,
और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v डैश साइन थीटा। तो अभी तो हमें सिर्फ x कंपोनेंट से मतलब है, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका m1 v डैश कोस थीटा। ठीक, इतनी बात। तो कोस थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों m2v ओवर m1v डैश, इसे आप इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, y डायरेक्शंस को देखना है। किस डायरेक्शंस में, y डायरेक्शन। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन अब लगा देते हैं भैया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखो अलग अलग डायरेक्शंस तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, एक बार एक्स एक्सिस में ले लो और एक बार वाई में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है, तो भैया अलोंग वाई एक्सिस है। चलो ये आपके पास होगी। वाई एक्सिस में देखो इधर कुछ नहीं है, इनिशियल तो है ही नहीं वाई में, ना भैया देखो वाई में इसकी वेलोसिटी है ना इसकी, तो है ही नहीं। अब इसकी आपके पास है और एक कंपोनेंट ये वाला है, तो दो कंपोनेंट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इनिशियल कुछ नहीं है। m1 भी कोई वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं रखता और m2 भी नहीं रखता, लेकिन हाँ ये रखते हैं m1 v डैश साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका m2 इंटू वी बाई टू। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालता हूं तो प्यारे बच्चों आ जाएगा m2 v बाई टू, माइनस होगा और नीचे आ जाएगा m1 v डैश, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आ जाएगा आपका माइनस के m2 v बाई टू अपॉन m1 v डैश, और वो कितना आया था, तो वो प्यारे बच्चों था m2 v अपॉन m1 v डैश, यही था क्या, हाँ। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया इससे और ये हो गया इससे, तो आपके पास बचा है सिर्फ हाफ, वो भी माइनस का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के हाफ, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस के हाफ। तो आपके पास ये आ गया, और किस डायरेक्शन से है, टू द एक्स एक्सिस से हमने इसको लिया है। चलो भाई, तो थीटा निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। बस करा क्या है कि आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। बस ध्यान क्या रखना है कि एक्स और वाई के अलग अलग मोमेंटम को कंजर्व कराना है। चलो भाई, तो ऑप्शन देखो आपके पास डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस के हाफ टू द एक्स एक्सिस, ये आपके पास है। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, क्या कहता है अगला, two bodies A and B of the same mass undergoes completely inelastic one-dimensional collision. Completely inelastic collision क्या होता था प्यारे बच्चों, तो आपका या कह सकते हो परफेक्टली inelastic collision क्या होता था, जब दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन एक दूसरे से चिपक जाएं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करें, उसे हम बोलते थे कंप्लीटली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो शुरू में इसने क्या क्या दिया हुआ है, इस पर ध्यान दो। दोनों के मासेस सेम है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है। ठीक है, एक की वेलोसिटी v1 है, चलो भाई m1 की वेलोसिटी तो v1 दे रखी है, लेकिन दूसरा रेस्ट में है, तो एक की वेलोसिटी तो v1 है जबकि v2 की वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो आ जाएगा आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, ये आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास m1 v1, ये आपके पास है m1 v1 इज इक्वल टू m और m दोनों के मासेस तो सेम दे ही रखे हैं ना, तो इसको तो आप m ही रख दो, तो m और m हो जाएगा 2mv, ये आपके पास आ गया। तो इसे आप चाहो तो, अच्छा उसने बोला वेलोसिटी को आप v2 आफ्टर कोलिजन, देखो इसको थोड़ा चेंज कर लो, इसको कुछ मान लो भैया, इसको आप ऐसा करो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि v2 ये भी है और v2 ये भी है, तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप इसकी वेलोसिटी को u a ले लो जो आपको v1 दे रखी है, दूसरे की जो वेलोसिटी ub वो 0 है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 है। तो m से तो m उड़ा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो v1 अपॉन v2 की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 2 आ गई। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है इतनी बात। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, बस दिमाग में ये रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जब कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक के एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको भी आप थोड़ा सा चेंज कर दो, देखो
कि कभी आपको लगे कि ये वाली वेलोसिटी, इसको आप नाम दे दो यू बी, कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई दोनों तरफ v2 आ गया, ये ना होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन तो आपके वो दिखाई दे ही रहा है कि कोई दिक्कत तो है ही नहीं ऑप्शन में, कि बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, 2:1 आपका रेशियो है। बढ़े आगे, चलो भाई। कह रहा है बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विद स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल मास। ठीक है भाई, देखो एक आपके पास है जिसका मास आप मान सकते हो m1 जो है वो है m, और इसकी जो वेलोसिटी है u1 नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों, वो 2 मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरा आपके पास है जिसका जो मास है प्यारे बच्चों वो डबल है 2m, लेकिन उसकी वेलोसिटी प्यारे बच्चों 0 है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, ये बिफोर है। अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि टक्कर के बाद, ये तो बिफोर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन ये मान लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी कुछ हो जाती है। कुछ का मतलब क्या है? एक की मान लेते हैं भैया v1 मान लेते हैं, तो दूसरे की v2 हो जाती है आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद की बात है। ठीक है इतनी बात, तो दोनों बातें समझ में आ गई कि बिफोर एंड आफ्टर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो जब भी कॉलिजन होगा तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। तो शुरू में कितना है आपके पास m1u1 है, फिर आपके पास है m2u2, टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है वो मैंने मान लिया है m1v1 प्लस m2v2। m1 आपके पास m है और इनिशियल वेलोसिटी है 2, m2 आपके पास 2m है लेकिन 0, यही तो है मास उसका, 2m ही तो है m2। m2 प्यारे बच्चों कितना है? तो 2m है। चलो भाई u2 तो 0 है, टक्कर के बाद m इंटू वी वन प्लस 2m इंटू वी टू, तो ये हो जाएगा 2m। यहाँ से m कॉमन ले लोगे तो v1 प्लस 2v2, m से m कैंसिल, तो v1 प्लस 2 v2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है 0.5, इसका यूज करो। तो ये क्या कहता था? ये रेशियो था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन देखो ध्यान से, v2 और v1 का जो डिफरेंस होगा वही तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और अप्रोच हो जाएगा 2 माइनस 0। सेपरेशन और अप्रोच का रेशियो मतलब v2 माइनस v1 अपॉन 2 माइनस 0, और इसकी वैल्यू है 0.5। तो v2 माइनस वी1 अपॉन 2, तो v2 माइनस वी1 आ गया 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर इतनी बात? दोनों को ऐड करो, देखो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2, तो ऐड करेंगे तो v1 से v1, तो 3v2 इज इक्वल टू 3, तो v2 की वैल्यू आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड। उठा के अगर मैं इसमें रख दूं तो 1 माइनस वी वन इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो v1 आ जाएगी प्यारे बच्चों 0। तो 0 और 1, 0 और 1 आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करा है हमने, और कुछ नहीं करा, इसका यूज करके इसे निकाल लिया। देख लो भाई क्या था भाई, बिफोर कोलिजन आपसे कहा गया है कि एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरी चीज रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन हमने वेलोसिटी को v1 v2 मान लिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है इतनी बात, तो v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2। सिंप्लीफाई कर लिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पक्का आगे बढ़ते हैं। Two equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities, मैंने आपको बात बताई थी कि अगर मासेस सेम है, जैसे इसकी वेलोसिटी अगर u1 है और एक दूसरा आपके पास है जिसकी वेलोसिटी u2 है, दोनों का जो मास है अगर सेम है तो वो कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटी, ये बिफोर है, ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है, तो कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों, वो वेलोसिटी एक दूसरे की एक्सचेंज कर लेते हैं। बात समझ में आई कि टक्कर के बाद इनकी जो वेलोसिटी होगी प्यारे बच्चों, जैसे ये m1 था और ये m2 था, तो ये वेलोसिटी u2 हो जाएगी और ये वेलोसिटी u1।
यानी कि वो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब m1 की वेलोसिटी बन जाएगी -0.5 और m2 की बन जाएगी +3, यानी कि अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, -5 और +3। क्लियर है? इतनी बात याद रखोगे, पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, याद रखो छोटी छोटी बातों को। चलो भाई, कह रहा है रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लेन, ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर। ठीक है भाई, द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग अ फैक्टर। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि जो भी उसकी लॉसेस होंगे वो आप क्या करोगे। तो लॉसेस में कोई इतनी दो तो है नहीं, कि आपको बस क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है। जो एनर्जी में लॉसेस हो रहे हैं उसे आपको निकालना है। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हो तो आप बताओ, वरना तो देखो देखो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते इनके, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि वो आपको लगाना है और हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले उसे ध्यान से सुनो। कह रहा है रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। कहां से छोड़ा गया है? 5 मीटर से। ये मान लो एक रबर बॉल है ये, और इसकी जो ग्राउंड से हाइट है, ध्यान से सुनना, ग्राउंड से हाइट, ये आपका देखो कितनी हाइट पर है, 5 मीटर पर है, और ये ग्राउंड पे जाके टकराता है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शुरू में कौन सी एनर्जी है, तो पोटेंशियल, वो धीरे धीरे किस में बदल रही है, काइनेटिक में। जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल पूरी बदल चुकी होगी किसमें, काइनेटिक में। तो ऊपर की एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल हो गई mgh, और जब ये ग्राउंड पर पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी वो हो गई 12mv²। तो m से तो m सीधा सीधा कट गया, और g की वैल्यू अगर मैं 10 लूं और हाइट को मैं 5 लूं, तो क्या आप वेलोसिटी को निकाल सकते हो? तो 10 इंटू 5 50 इंटू 100, तो आपके पास 100 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। ठीक है ना? अब आपके पास v निकल गया। चलो भाई, v तो आ गया आपके पास। अब हमारे पास देखो क्या है, हमसे पूछा है भाई, हमारे ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर, कितनी हाइट तक जा रहा है, तो 1.8 मीटर तक टकराने के बाद जा रहा है। ठीक है, द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी। तो देखो सिंपल सी बात है, इस बार टक्कर के बाद देखो, टक्कर के बाद मतलब इसकी वेलोसिटी देखो, अब कुछ तो होगी ना। ये मान लो ये जा रहा है ऊपर की ओर, इस वेलोसिटी को आप कुछ नाम दे दो, v2। कितनी हाइट तक जाता है, ये मान लो आपका उस हाइट का नाम रख दो, दे रखा है कितनी हाइट है, 1.8 मीटर तक जा रहा है। फिर से फॉर्मूला लगाओ, कितना फॉर्मूला होगा, 12m v2² इज इक्वल टू mgh2 नाम दे दो। तो m से तो m कट गया। ठीक है, v2² इज इक्वल टू हो गया 2gh2। h तो हमें पता है, नहीं पता 1.8 है। ठीक, तो v2 की वैल्यू को बता दो कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 20, 18 और 2 20 से 36 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देख लो एक बार। और 36 का हो गया 6। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या करा कि ऊपर से इसको छोड़ा है यहां से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये टकराई तो काइनेटिक में गई, तो हमारे पास निकल गया। टक्कर हुई, और टक्कर के बाद फिर ऊपर गई, तो मैंने जब टक्कर रही थी तब वेलोसिटी निकाली, जब टक्कर के बाद की वेलोसिटी है, दोनों निकाल ली। दोनों निकाल ली। उसने हमसे पूछा था द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय ए फैक्टर, तो फ्रैक्शन लॉस ऑफ वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यही तो है कि कितना लॉस हुआ है। तो देखो, अगर आपको लॉसेस की बात करनी है तो सीधी सी बात है कि भाई, उसने पूछा ना कि द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय ए फैक्टर, किससे? तो देखो सीधी सी बात है, फ्रैक्शनल लॉस अगर आपको निकालना है वेलोसिटी में, तो चेंज निकालो। फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, तो चेंज मतलब पहले 10 थी, अब 6 हो गई, डिवाइड बाय 10। चेंज अपॉन ओरिजिनल, ध्यान रखना, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो 6, 10 में से 6 गए 4, और ये 10 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हो तो देखो बताओ, पक्का नहीं है। तो हमने क्या करा, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ वेलोसिटी हमने निकाल दिया, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 2/5। तो हमारे पास 2/5, हाँ ये रहा ऑप्शन 2/5। देख लो अगर कोई दिक्कत हो तो, चेंज अपॉन ओरिजिनल,
समझ में आ गया क्या करा, ऊपर से छोड़ा था तब जब टकराने से पहले क्या वेलोसिटी और फिर टकराने के बाद वेलोसिटी, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करा है। mgh इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर से। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मेटेलिक बॉल, ठीक है, ऑफ मास 2 kg, कितना मास है 2 kg है, मूविंग विद a स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हैज अ हेड ऑन कोलिजन विद a स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। If after collision both the balls move as single mass, then loss in kinetic energy due to the collision। देखो बच्चों, आपके पास एक मेटेलिक बॉल है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, ये जिसका मास आपके पास प्यारे बच्चों 2 kg है, स्पीड दे रखी है 36, बदलो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। हेड ऑन कोलिजन विद ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg, दूसरी एक बॉल है जिसका मास प्यारे बच्चों 3 kg है और वो रेस्ट में है, U2 0 है। टक्कर के बाद प्यारे बच्चों उसने बोला कि आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव सिंगल मास, दोनों चिपक के चल रही हैं, दोनों चिपक के मूव कर रही हैं, ठीक है ना। कंबाइन वेलोसिटी मान लेते हैं v और मास हो जाएगा आपका 2 + 3 यानी कि 5 kg। कोई दिक्कत इसमें, तो पहला काम है कि इस वेलोसिटी को निकाला जाए, ठीक है भाई। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मदद लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m1u1 + m2u2 इज इक्वल टू m1 + m2 इंटू v। मास कितना था पहले वाले का, तो देखो मास था 2 इंटू 10, इसकी वेलोसिटी थी 0, मास हो गया आपके पास 2 + 3 इंटू वी, तो v आ जाएगा सीधा सीधा 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड आ गया। लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो पूछी है, हाँ जी। तो इनिशियल कितनी है, तो वो होगी आपके पास हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस के हाफ m1 + m2v स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ है 2, वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ है 3, वेलोसिटी कितनी है 0, मास दोनों को कंबाइन कितना हो गया 2 + 3 और वेलोसिटी कितनी है 4, तो 2 से तो 2 चला गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 5 हो गया 80 डिवाइड बाय 2 हो गया 40 यानी कि 60 जूल, ये आपके पास आ गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी आ गई 60 जूल। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, पक्का बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो भाई क्या कहता है अगला, कह रहा है मूविंग बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, collide with a body at rest of mass 2m and sticks to it. Now the combined mass starts to move. What will be the combined velocity? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। उसने क्या बोला है, एक बॉडी है जिसका मास m है, वेलोसिटी है, कोलाइड विद बॉडी एट रेस्ट, तो ठीक है भाई देखो m इंटू 3 किलोमीटर पर आवर में रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो m इंटू 3, ठीक है, और दूसरे के कितना है 2m इंटू 0, रेस्ट में है ना, रेस्ट में है, फिर दोनों मिल गए m + 2m और जो वेलोसिटी हो गई उसका मैंने नाम दे दिया v, तो 3m इज इक्वल टू 3m इंटू वी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास v आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो प्यारे बच्चों सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू क्या होगी 1, और अगर आपका परफेक्टली इन इलास्टिक है, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका अगर परफेक्टली लिख दे रहा हूं वर्ड, याद रखना, एक बार लिख दिया है याद होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 होगी, और परफेक्टली इन इलास्टिक है तो प्यारे बच्चों ई की वैल्यू 0 होगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, याद रखना, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू क्या है 1, और इन इलास्टिक है तो 0, तो हमारे से तो परफेक्टली इलास्टिक पूछा है तो सिंपल ये हो जाएगा।
ठीक है इतनी बात। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपके पास कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है और आप डायरेक्ट उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हो, ठीक है ना, परफेक्टली आपके पास जो कोलिजन है उसमें आपको ई की वैल्यू दे रखी है, लास्ट इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, इन इलास्टिक कोलिजन, ध्यान रखना। अगर आपके पास देखो परफेक्टली है फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं, दोनों चिपक के एक साथ चल लेते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बस सिर्फ इन इलास्टिक हो और आपको ई की वैल्यू दी हो। तो देखो इन इलास्टिक कोलिजन, तो मैं दोनों के लिए फॉर्मूले लिख रहा हूं, पहले मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो आपको ही पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आपके पास है। तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास दो मासेस हैं, एक m1 है जिसकी वेलोसिटी u1 है, एक दूसरा मास है जिसकी मास m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये बिफोर कोलिजन में बात कर रहा हूं, बिफोर। अगर मैं आफ्टर कोलिजन की बात करता हूं, आफ्टर मतलब बाद में इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती, यही आपसे पूछेगा, हाँ या ना भाई, यही तो पूछा जाएगा, और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, ये आपकी आफ्टर है। तो आपसे अगर ये पूछे कि और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ई दिया होगा और आपसे आफ्टर कोलिजन पूछता है, तो दो रास्ते हैं, या तो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। हो रही बात समझ में आ रही है ना, समझ रहे हो ना पूरी बात। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूले लगा दो। तो फॉर्मूले क्या है, देखो v1 का फॉर्मूला है m1 माइनस, इसे याद रखना, ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, ठीक है, बस वैल्यू रखोगे और आंसर आ जाएगा। अगला आपके पास हो जाएगा m2 प्लस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ठीक है इतनी बात। ये तो आपका किसका फॉर्मूला हो गया, v1 का। चलो भाई, और अगर मैं v2 की बात करता हूं तो भैया हो जाएगा m2 माइनस ई m1, मतलब m1 और m2 को एक्सचेंज कर दो, बदल दो, जहां m1 है वो m2 कर दो और जहां m2 है वहां m1 कर दो। u2 प्लस m1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 की जगह 2 करना है और कुछ नहीं करना। तो आपके पास ये किसका फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया इसे, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कभी आपको मिक्स होता हुआ दिखाई दे, u1, ठीक है इतनी बात। अब ये दो फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से प्यारे बच्चों अगर आप e की वैल्यू को 1 लिख दो, e की वैल्यू को क्या रख दो, 1, e की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, फॉर इलास्टिक। और अगर ये आपका इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऐसा समझ लो, तो उस केस के लिए आपको ई की वैल्यू 1 रखनी है। तो फॉर्मूला देखो इसमें रखो तो क्या बनेगा, ई की जगह 1 रख दो तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, और अगला हो जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ऐसे ही आप v2 निकाल सकते हो, तो हो जाएगा m2 माइनस m1, बस एक याद रख लो, दूसरा तो देखो अपने आप याद रख लेना, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ये आपका आ गया किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ये आ गया, ठीक। और अगर E की वैल्यू आप अगर 0 रख दोगे तो ये फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, ये काम आ जाएंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए या नहीं आ गए, ये बताओ पहले, आ गए ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है कि आपको रटाने की कोशिश की है। जहां पर भी जरूरत लगी है कि भाई नहीं भाई डायरेक्ट नहीं कराना है, क्वेश्चन समझा के कराना है, तो मैंने आपको वो कराया। और उम्मीद है कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, लग रहा है कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।